हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है टोपी शुक्ला, जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। तो आइए शुरू करते हैं। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के गंगोली नामक गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित की। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी करने के बाद उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने फिल्मों में पटकथा, संवाद तथा गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत का पटकथा और संवाद लेखन भी इन्होंने ही किया और इस धारावाहिक ने इन्हें बहुत ख्याति दिलाई। अपने लेखन के माध्यम से इन्होंने आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख, दर्द और उसकी संघर्ष क्षमता को अभिव्यक्त किया है। इन्होंने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनैतिक दलों, व्यक्तियों तथा समुदायों का खुलकर विरोध किया है। साथ ही संकीर्णताओं और अंधविश्वासों और धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ आदि को भी बेनकाब किया है। राही मासूम रजा की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: हिंदी उपन्यास आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा बी आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़ आदि। उर्दू उपन्यास है मोहब्बत के सिवा। कविता संग्रह मैं एक फेरी वाला। उर्दू कविता संग्रह है नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रक्से मई, अनजानी शहर, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते। उर्दू महाकाव्य है 1857। प्रमुख जीवनी है छोटे आदमी की बड़ी कहानी आदि। राही मासूम रजा का देहांत 15 मार्च 1992 1992 को हुआ। प्रस्तुत पाठ राही मासूम रजा के प्रसिद्ध उपन्यास टोपी शुक्ला का एक अंश है। यह नामों का चक्कर भी बहुत अजीब होता है। आप खुद ही देख लीजिए, केवल नाम बदल जाने से कैसी कैसी गड़बड़ हो जाती है। यदि नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और अगर नाम मुहम्मद है तो उसे पैगंबर। पैगंबर मतलब पैगाम देने वाला। कहने का मतलब है कि एक को ईश्वर और दूसरे को ईश्वर का पैगाम देने वाला कहा जाता है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति, गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसी तरह प्रस्तुत पाठ में भी लेखक ने दो परिवारों का वर्णन किया है, जिसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम परिवार है। दोनों परिवार समाज के बनाए नियमों के अनुसार एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन दोनों परिवार के दो बच्चों में गहरी दोस्ती है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार भरे पूरे परिवार में भी एक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है और अपनेपन की खोज में भटकता रहता है। टोपी को अपनों के रूप में अजीज दोस्त इफ़न, उसकी दादी और नौकरानी सीता मिली। टोपी के पिता एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। घर में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वह अपना अकेलापन दूर करने इफ़न के घर जाता है, क्योंकि उसके अकेलेपन को समझने वाला उसके अपने घर में कोई नहीं है। इसी के साथ लेखक ने इस पाठ के माध्यम से सांप्रदायिक, जातिगत और धार्मिक भेदभावों को समाप्त करते हुए मानवीयता के महत्व को उजागर किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक टोपी की कहानी सुनाना चाहते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि इफ़न की कहानी सिर्फ उतनी ही सुनाएंगे जितनी टोपी की कहानी के लिए आवश्यक है। इफ़न टोपी की कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना शायद टोपी की कहानी अधूरी है। ये दोनों लेखक की कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को सभी प्यार से टोपी कहकर पुकारते हैं और दूसरे को इफ़न। टोपी के परिवार में उसके पिता डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले, माता राम दुलारी, दादी सुभद्रा देवी, बड़ा भाई मुन्नी बाबू, छोटा भाई भैरव और नौकरानी सीता थी। इफ़न के परिवार में उसकी दादी, अम्मी, अब्बू, बड़ी बहन और छोटी बहन थी। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे और अब्बू कलेक्टर थे। इनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब टोपी चौथी कक्षा का छात्र था। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी। 9 या 10 वर्ष की थी जब उनकी शादी हुई और वह लखनऊ आ गई, लेकिन जब तक जिंदा रही तब तक पूरब की भाषा बोलती रही।
लखनऊ की उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भाषा थी। उन्होंने तो मायके की भाषा को अपना रखा था, क्योंकि इनकी इस भाषा के सिवा उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझ पाता। जब उनके बेटे की शादी हुई तो गाने बजाने के लिए उनका दिल तड़पने लगा, परंतु क्योंकि इफ़न के दादा और परदादा मौलवी थे तो इस्लाम के आचार्यों के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी का दिल उदास हो गया। लेकिन इफ़न की छठी मतलब जन्म के छठे दिन जो स्नान और पूजन किया जाता है, उस पर उन्होंने जी भरकर उत्सव मनाया। लेखक कहते हैं कि इफ़न की दादी किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, परंतु शादी के बाद लखनऊ आकर वह उस दूध दही के लिए तरस गई थी। जब भी वह अपने मायके जाती, जी भरकर दूध दही घी खा लेती थी, क्योंकि वापस लखनऊ आकर उन्हें फिर से मौलविन बन जाना पड़ता। इफ़न को अपनी दादी से बहुत प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन से भी था, परंतु दादी से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार इफ़न को डांट देती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। बड़ी बहन भी डांटने और मारने में अम्मी से कुछ कम नहीं थी। अब्बू भी घर को न्यायालय समझकर अपना फैसला सुनाने लगते थे। बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया था। वह रात को उसे बहराम डाकू, अनारपरी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावरी, हातिम ताई और पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। इफ़न की दादी की बोली टोपी के दिल में उतर आई थी। टोपी की माँ और इफ़न की दादी की बोली एक जैसी थी, इसलिए इफ़न की दादी में वो अपनी माँ को देखता था। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसे हर बात पर डांटती टोकती रहती थी और पता नहीं वह कैसी भाषा बोलती थी। टोपी को अपनी दादी की भाषा और इफ़न के अब्बू की भाषा एक जैसी लगती थी। लेखक कहते हैं कि टोपी जब भी इफ़न के घर जाता था तो उसकी दादी से जरूर मिलता था। टोपी को इफ़न की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा और तिल से बने व्यंजन की तरह अच्छा लगता था। इफ़न की दादी टोपी से हमेशा यही कहकर बात की शुरुआत करती कि उसकी अम्मा क्या कर रही है। पहले पहले तो टोपी को समझ में नहीं आया कि ये अम्मा क्या होता है, पर धीरे धीरे वह समझ गया कि माता जी को ही अम्मा कहा जाता है। टोपी को यह शब्द अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को बार बार बोलने लगा। वैसे उसे अम्मा, अब्बू, बाजी ये सभी शब्द बहुत पसंद थे। भृगुनारायण शुक्ला के घर भी आधुनिकता का वातावरण दिखाई देता था। एक बार की बात है, परिवार के सभी लोग मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन कर रहे थे। राम दुलारी यानी टोपी की माँ खाना परोस रही थी। उस दिन टोपी को बैंगन का भुर्ता जरा ज्यादा अच्छा लगा। अचानक टोपी बोला, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। बस फिर क्या था, अम्मी यह शब्द सुनते ही मेज पर बैठे सभी लोग चौंक गए। सबके हाथ खाना खाते खाते रुक गए और सबकी नजर टोपी के चेहरे पर। दादी चिल्लाई, यह अम्मी शब्द कहाँ से सीखा? फिर माँ और दादी के बीच बहुत बहस हुई और दादी वहाँ से चली गई। बस फिर क्या था, माँ ने टोपी को बहुत मारा। वे बार बार टोपी से कहती रही कि आज से वो इफ़न के घर नहीं जाएगा, लेकिन वह नहीं माना। मुन्नी बाबू और भैरव टोपी की पिटाई का तमाशा देख रहे थे। लेखक कहते हैं कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी, उसी समय मुन्नी बाबू एक और बात जोड़कर बोले कि एक दिन उन्होंने इसे रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते देखा था, जबकि सच तो यह था कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत में दे दी थी ताकि टोपी घर पर उसकी शिकायत ना कर दे। टोपी कहता रहा कि उसने कबाब नहीं खाए, लेकिन माँ ने एक न सुनी और उस दिन टोपी की इतनी पिटाई हुई कि उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया तो उसने इफ़न को सारी बातें बताई। दोनों भूगोल की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल गए और पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। इसी बीच बातों ही बातों में टोपी इफ़न से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग दादी बदल लें, उसकी दादी इफ़न के घर और इफ़न की दादी उसके घर आ जाए। टोपी कहता है कि वैसे भी उसकी दादी की बोली इफ़न के परिवार की बोली की तरह ही है। इफ़न टोपी को समझाता है कि उसके अब्बू यह बात नहीं मानेंगे।
क्योंकि उसकी दादी उसके अब्बू की अम्मा भी तो है। जब टोपी और इफ़न ये सब बातें कर रहे थे, उसी समय इफ़न का नौकर आया और उसने खबर दी कि इफ़न की दादी की मृत्यु हो गई है। शाम को जब वह इफ़न के घर गया तो वहाँ एक अजीब सी शांति थी। घर लोगों से भरा हुआ था, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए वह घर बिल्कुल खाली था। जबकि टोपी को दादी का नाम भी मालूम नहीं था, परंतु उसका इफ़न की दादी से बहुत गहरा लगाव हो गया था। टोपी ने इफ़न को सांत्वना देते हुए कहा कि उसकी दादी की जगह अगर टोपी की दादी की मृत्यु हो गई होती तो अच्छा था। दादी की मृत्यु से टोपी बहुत दुखी था। उसका जीवन मानो सन्नाटे से भर गया था। इस सब के बाद 10 अक्टूबर 1945 1945 का वह दिन टोपी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तारीख को इफ़न के पिता की बदली हो गई थी और वे मुरादाबाद चले गए। टोपी ने उस दिन कसम खाई कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता कोई ऐसी नौकरी करते हों जिसमें बदली होती रहती है, यानी ट्रांसफर होते रहता है। इफ़न के पिताजी के तबादले यानी ट्रांसफर के बाद एक नए कलेक्टर साहब ठाकुर हरिमान सिंह आए और उसी कोठी में रहने लगे। उनके 3 बेटे थे, डब्बू, बीलू और गुड्डू। उनमें से कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सका था। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का मगर सिर्फ इंग्लिश बोलता था। और बात यह भी थी कि वे तीनों कलेक्टर के बेटे होने का बहुत दिखावा करते थे। कोठी के माली और चपरासी टोपी को अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए टोपी ने एक बार हिम्मत करके कोठी में प्रवेश किया, परंतु किसी बात पर टोपी से उनकी कहासुनी हो गई और उन्होंने टोपी के पीछे कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के काटने पर टोपी को अपने पेट में 7 सुइयां लगवानी पड़ी, मतलब 7 इंजेक्शन लगवाने पड़े। तब से उसने उस कोठी की तरफ जाना बंद कर दिया। टोपी हमेशा उदास रहने लगा। उसके इस अकेलेपन को परिवार के लोग नहीं समझते थे, पर घर की बूढ़ी नौकरानी सीता उसे बखूबी समझती थी। टोपी उसी के साथ अपनी परेशानियां बांटता था। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए भी नया कोट बना, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला। देखने में स्थिति अच्छी थी, पर था तो पुराना ही। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। यह देखकर दादी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब तू जाड़ा खा। इस पर दादी और टोपी के बीच बहस हो गई और दादी ने पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। दादी से बहस करने पर एक बार फिर माँ ने उसकी खूब पिटाई की। सीता टोपी को समझाने लगी कि अब वह 10वीं कक्षा में पहुँच गया है, उसे दादी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी 10वीं कक्षा में पहुँच गया है, परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुँचने के लिए टोपी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल तो फेल ही हुआ था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई के लिए बैठता था तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता या उसकी माँ को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। जब ये सारी चीजें ना होती तो उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्नों को फाड़कर उनके हवाई जहाज बनाकर उड़ाने लग जाता। ये तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया और फिर से फेल हो गया। अब पिछली कक्षा के बच्चों के साथ बैठना कोई आसान काम तो था नहीं। उस पर अध्यापकों की बेरुखी और ताने वो अलग। कोई भी अध्यापक उस पर ध्यान नहीं देता था, बस क्लास के बच्चों को उसके उदाहरण देकर उसे ताने मारा करते थे। 2 साल लगातार पढ़ते पढ़ते टोपी किताबों से भी उबने लगा था। एक बार अब्दुल वहीद, जो कक्षा का सबसे तेज लड़का था और मॉनिटर भी था, उसने टोपी को परेशान करते हुए उससे पूछा कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है। उसे तो 8वीं कक्षा वालों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो आगे निकल जाएंगे और टोपी को तो उनके साथ ही रहना है। यह बात टोपी को बहुत बुरी लगी, मानो उसके दिल के आर पार हो गई हो, और उसने उसी समय कसम खाई कि इस साल उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, वह पास होकर ही दिखाएगा। परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ गए। टोपी के पिता डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए।
अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो, उस घर में कोई पढ़ लिख कैसे सकता था। वह तो जब टोपी के पिता चुनाव हार गए तब घर में थोड़ी शांति हुई। टोपी ने देखा कि उसकी परीक्षा को ज्यादा समय नहीं बचा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु जैसा वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था, ऐसे वातावरण में कोई कैसे पढ़ सकता था। इसलिए टोपी का पास हो जाना ही बहुत था। टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद तीसरे साल वो पास तो हो गया, लेकिन 3rd डिवीजन में। इस पर उसकी दादी बोली, वाह, टोपी को भगवान नजरे बंद से बचाए, यानी बुरी नजर से बचाए। बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तीसरे साल पास हुआ, वो भी तीसरी श्रेणी में। चलो, पास तो हो गया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।